डायरेक्ट बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से आया? आपने ऐसे कदम कैसे उठाया? जब मैं इंजीनियरिंग में था तभी मैंने काफी सारे बिजनेसमैन की बुक रीड कर ली थी। स्टीव जॉब्स हो गया, उसमें एक चीज वो पता चली थी, 2 साल जॉब करेंगे, 3 साल जॉब करेंगे और उसके बाद में जब भी बिजनेस में आएंगे तो जो पूरा जानने को सीखने को मिलेगा यार, पूरी पक्की चीज जो मालूम पड़ेगी वो बिजनेस में आने के बाद ही पड़ने वाली है। घी का बिजनेस के बारे में आपको कैसे आइडिया आया? घी का ही बिजनेस आपने क्यों चालू किया? देसी घी है, गांव में मिलता है, वो घी सिटी में इजीली अवेलेबल नहीं, उसके बारे में फिर जानना चालू किया और उसके बारे में फिर जानते जानते लगा नहीं ये चीज हम कर सकते हैं, ये गैप जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो फिर 2015 में चालू। इतने सारे आउटलेट है, आपकी ब्रांड के ऊपर लोग भरोसा क्यों करते हैं? अभी कंपनी के सामने आप कैसे कंप्लीट कर पाते हो? आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके सामने अभी भी आपकी जो ब्रांड पोजिशनिंग है उसको आप मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप कैसे बना सकते? आपके बिजनेस के अंदर ऐसा कोई समय आया जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, उसके बाद आपको ऐसी कोई डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा? नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट है वेणु घी के फाउंडर कृणाल मणोपरा जी, जिसके साथ हम डिटेल में बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा उन्होंने वेणु घी इतनी बड़ी ब्रांड मार्केट के अंदर बना दी, तो आखिर में ब्रांड कैसे बनते हैं, ब्रांड बनाने के लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा कृणाल जी को D2C मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप भी आपके बिजनेस को D2C मार्केट के अंदर कैसे ब्रांड बना सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कृणाल जी, सबसे पहले इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले आपकी जर्नी के बारे में मुझे बता दीजिए। बेसिकली 2014 में मैंने अपना ग्रेजुएशन मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। ओके। एग्रीकल्चर फील्ड से ही था, इंजीनियरिंग उसमें ही किया और बैकग्राउंड भी हमारा एग्रीकल्चर ही था। तो कुछ ऐसा था कि फूड इंडस्ट्री में कुछ करना है। पहले से थोड़ा ऐसा था माइंड में कि भाई फूड इंडस्ट्री है जो इंडिया की है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़ी कम ग्रो हुई है। जिसमें पैकेज फूड का बोल सकते हैं, दूसरी चीज़ों का बोल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल फूड इंडस्ट्री के बारे में तो पहले से मन में ऐसा था कि भाई कुछ फूड इंडस्ट्री में जाना है और प्रोडक्शन लाइन में जाना है। लेकिन एक बात फिक्स थी, एजुकेशन कोई भी हो, पहले से वो जब छोटे थे तब से भी जाना बिजनेस में ही है। ओके। इसलिए जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो हमारा कैंपस से सिलेक्शन हुआ था एक ट्रैक्टर कंपनी में, तो 3 महीने उसमें जॉब की। तो उसके बाद 3 महीने में जॉब छोड़ दी और उसके बाद ये अपना वेणु घी का 2015 में बिज़नेस जूनागढ़ से चालू किया 4 लोगों के साथ में। हम 4 पार्टनर्स थे, 4 फाउंडर थे। जूनागढ़ से चालू किया, फिर 2017 तक कंप्लीट जूनागढ़ में हमने अच्छा ग्रो किया था। फिर 2017 में थोड़ा बिज़नेस में पार्टनरशिप में थोड़ा ये हुआ कि भाई 2 पार्टनर्स को निकलने का हुआ, कुछ रीजन्स इंटरनल मैटर्स की वजह से। फिर हम 2 लोगों ने पूरा यूनिट जो अपना है जूनागढ़ से वो सूरत में ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि तभी जब ये 2017 में जब ये हुआ तभी हमारा ऑलरेडी एक आउटलेट घी का सूरत में चल रहा था और वो अच्छा ग्रो कर रहा था। तो यही विज़न था कि भाई मार्केट अगर बड़े सिटी में सूरत जैसे अहमदाबाद सूरत में ही बनाना है और ऑलरेडी सूरत में अपना आउटलेट है तो हम सूरत पे अपना प्लांट ट्रांसफ़र कर लेते, शिफ्ट कर लेते। तो 2017 में अपना प्लांट सूरत में ट्रांसफ़र किया और अब तक हमारे 11 आउटलेट्स हैं जो सक्सेसफुली हम रन कर रहे हैं। और इस तरह से सब चल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जब अपनी करियर की शुरुआत करते हैं, जैसे आपने बोला 3 महीने बोला आपने शायद कि 3 महीने जॉब किया, बाद में डायरेक्ट बिजनेस के लिए। तो आपको डायरेक्ट बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से आया? मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई मैं 1 साल या 2 साल तक जॉब कर लेता हूँ, थोड़ा सीख लेता हूँ, क्योंकि नया जॉब आपने अभी चालू किया है। तो बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं जिसको बिजनेस करने का आइडिया आता है, क्योंकि तब आपके माइंड के अंदर डर रहता है कि अभी मैं बिजनेस चालू करूँगा तो चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि आपने अभी एजुकेशन ही कंप्लीट किया है। तो ये यहाँ तक तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कदम उठा पाते हैं। तो आपने ऐसे कदम कैसे उठाया? एक चीज़ ये बिल्कुल राइट है, राइट बात है, लेकिन पहले से मेरे जो फादर है वो पिछले कई साल से बिजनेस कर रहे थे बिजनेस में। तो मैं थोड़ा बिजनेस को थोड़े नज़दीक से जानता था क्योंकि वो बिज़नेस करते थे। और दूसरी चीज़ है कि जैसे अलग अलग बिजनेसमैन से मिलते थे तभी जब मेरा एजुकेशन चालू था। जब मैं इंजीनियरिंग में था तभी मैंने काफ़ी सारे बिजनेसमैन की बुक्स रीड कर ली थी कि भाई जैसे स्टीव जॉब्स हो गया। तब एक चीज़ मतलब छोटे बिजनेसमैन से लेके बड़े बिजनेसमैन को जो हमने रीड किया, जो जाना, उसमें एक चीज़ वो पता चली थी कि भाई 2 साल जॉब करेंगे, 3 साल जॉब करेंगे और उसके बाद में जब भी बिजनेस में आएंगे तो जो पूरा जानने को सीखने को मिलेगा यार, पूरी पक्की चीज़ जो मालूम पड़ेगी वो बिजनेस में आने के बाद ही पड़ने वाली है।
यस, सही है। ठीक है ना। आप जॉब करके बिजनेस के बारे में 100% नहीं जान सकते, वो तो जब करोगे तभी पता चलेगा कि भाई क्या चैलेंजेस है, क्या कर सकते हैं, क्या दिक्कत होती है। शुरुआत में तो दिक्कत ही रहती है, यस, यस। ठीक है ना। तो पहले से माइंड में था कि भाई करना बिजनेस ही है, और इसीलिए 3 महीने जॉब करके फिर सीधा बिजनेस चालू चालू कर कर दिया। दिया, ओके। हाँ। लेकिन आपने भी बोला कि फूड इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर आप बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन पर्टिकुलर आपने घी का बिजनेस के बारे में आपको कैसे आइडिया आया? घी का ही बिजनेस आपने क्यों चालू किया? मैं गिर एरिया से बिलोंग करता हूँ। ओके। जैसे सासण गिर है, वहाँ वही एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं पहले से देखता था कि भाई ये गिर गाय का घी है, वो उसकी क्या, वो क्या मायने रखता है, उसकी गुणवत्ता। पूरे वर्ल्ड में आज गिर काऊ का घी है वो बेहतरीन माना जाता है, कि फर्स्ट नंबर पे माना जाता है। मेरे ध्यान में ऐसा कोई घी नहीं है जो गिर काऊ से ऊपर हो। बेहतर हो, यस। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पापा है वो ऊना में ये डायमंड का बिजनेस करते थे। तो हमारे जो मेरे पापा के कॉन्टेक्ट्स जो रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे, वो सब भावनगर, सूरत, मुंबई में रहते थे। तो मैं बचपन से देखता था कि सिटी में जो लोग रहते हैं वो गांव से, मतलब मेरे पापा को बोलते थे, वो गांव में जैसे आसपास के, ऊना के आसपास के जो गांव थे उसमें जो भी लोग ये पशुपालन का व्यवसाय करते थे उससे घी मंगवा के फिर ये सिटी में भेजते थे। तो मैं बचपन से देखता आया था कि भाई सिटी में ऐसा घी अवेलेबल इजीली शायद नहीं होगा। ओके। ठीक है। फिर फिर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप था, हाँ। जो इजीली नहीं मिलता था। हाँ। और आपको लगा कि भाई मैं इसके अंदर इस गैप को पूरा कर पाऊंगा तो हाँ। बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता हाँ, हूँ। वो वही आइडिया, ये जो आइडिया है वही वही कॉलिंग की बात से मेरे पापा के साथ में बात कर रहा था कि भाई ये ऐसे एक अपने पहचान वाले है, उसने घी मंगवाया है और ये अपने पहचान वाले से लेके उसको भेज रहे हैं। ऐसी जब बात हुई तभी स्ट्राइक हुआ था कि भाई ये जो देसी घी है जो गांव में मिलता है, वो घी सिटी में इजीली अवेलेबल नहीं है। तो उसके बारे में फिर जानना चालू किया, और उसके बारे में फिर जानते जानते लगा कि नहीं ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये गैप जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो फिर 2015 में चालू किया। ओके। आपकी जो वेणु ब्रांड है, यानी आपका जो बिजनेस है वो D2C का है, ठीक है। आप डायरेक्ट कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट को सेल करते हो और आपकी अच्छी ब्रांड बन चुकी है। तो D2C में किसी भी बिजनेसमैन को ब्रांड बनाना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपके हिसाब से? पहले बिजनेस चालू करने में जो विज़न है उसमें मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप पर्टिकुलर लेते हैं, प्रोडक्ट बिजनेस में है, अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सको, यस। ठीक है। मैंने जो मेरी प्रोडक्ट रखी, मेरा आउटलेट चालू किया, तो जब भी अभी भी 2007 समझिए 2016 में पहला आउटलेट हमारा सूरत में चालू हुआ था। तभी जब चालू हुआ था तभी हमारा घी का जो आउटलेट है वो सबसे यूनिक था, ठीक है। सूरत में ऐसे कहीं घी के, देसी घी के आउटलेट सूरत में नहीं मतलब थे। ओनली घी का कोई भी कोई भी नहीं था, आउटलेट नहीं सबसे था। पहले आपने हाँ, चालू चालू किया किया। अभी भी हम जहाँ पे, जैसे अभी हम मुंबई में आउटलेट कर रहे थे तो वहाँ पर भी नहीं है। जैसे हमारे अहमदाबाद में है, राजकोट में है, जूनागढ़ में है, सूरत में है, कहीं पर भी मैं मेरा आउटलेट करता हूँ तो वो यूनिक ही रहता है। ऐसा नहीं कि भी किसी की देख के किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, लोगों की नज़र में तुरंत आता है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मार्केट में वो डिमांडेबल है चीज़, लोग को ढूंढ रहे, लोग ढूंढ रहे, Yes. ठीक है। सूरत से अगर लोग गांव से, सूरत के लोग गांव से अगर घी 600 किलोमीटर दूर से मंगवाते हैं तो मैं उसको 2-4 किलोमीटर में अवेलेबल करवा देता हूँ, तो क्यों नहीं परचेस करेंगे। इसलिए एक डिफ्रेंशिएट क्रिएट में कर सकता था, ऐसा मुझे लगा। दूसरी चीज़ ये कि वो डिमांडेबल प्रोडक्ट थी। अगर जैसे कि हमारा एक इलेक्ट्रिकल्स का भी शॉप है, तो उसमें क्या है, पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट नहीं रहता, मल्टीपल प्रोडक्ट। हाँ, मल्टीपल प्रोडक्ट रहते हैं। और दूसरी इलेक्ट्रिक की शॉप भी, कहीं पर भी मेरी ऊना में शॉप है, शोरूम है, तो दूसरी भी मतलब 25-30 दुकानें रहेगी। यस। तो उसमें 4-5 पॉइंट ऐसे हैं, जैसे कि बी सर्विस, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, दुकानदार का जो स्वभाव है, यस। सेल्स आफ्टर सर्विस हो गई, और जैसे डिस्प्ले, अभी का ट्रेंड ये चल रहा है कि भाई कस्टमर है, उसका फैमिली भी है, वो पूरे लोग सिलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यस। तो कुछ भी करके छोटे छोटे पॉइंट को लेकर भी अगर आप डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सको, यस, तो ब्रांड बना सकते हो। मैं समझता हूँ कि भाई आपका बिजनेस अच्छे से चल सकता है। यस। बहुत सारे बिजनेस ओनर होते हैं, जैसे आपने भी बिजनेस चालू किया है, ठीक है, तो वो लोग भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। मतलब अभी उसको लगता है कि मैं कम समय के अंदर ब्रांड बना सकता हूँ, ठीक है, थोड़े समय तक कभी अपने नए नए स्टोर चालू करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी करते हैं, फिर भी वो लोग ब्रांड नहीं बना पाते। तो उन लोगों ऐसी कौन सी गलती करते हैं आपके हिसाब से कि वो लोग मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया बनाते हैं, फिर भी लंबे समय तक उसकी ब्रांड टिक नहीं पाती, 1 साल या 2 साल के बाद उसका बिजनेस है उसको बंद करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो चीज़ है वो माइंड सेट की है। देखिए, अभी सूरत में रिसेंटली 2-3 साल पहले हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई थी।
तो उसमें उसका फिर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में एक वो आया था कि भाई क्या क्या उसमें कंक्लूसिव बातें हुई। तो उसमें से एक चीज़ मेरे को वो पहले से मेरे मगज में भी थी। हम हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कह गए कि भाई 1000 दिन आपको बिजनेस में देना पड़ता है। तो वो उसी रिलेटेड एक बात थी उसमें थी कि भाई जैसे सूरत में उस वो लोगों का स्पेसिफिक सूरत के लिए एक सर्वे था कि भाई सूरत के अंदर 90% से ज़्यादा चांस बिजनेस सफल होने के वो 5 साल के बाद में है। ओके, और सूरत के अंदर अभी 90% से ज़्यादा बिजनेस 5 साल के पहले बंद हो बंद जाते हो जाते हैं। इन वो लोग वेट नहीं करते, वेट नहीं करते, कम समय में बड़ी ब्रांड बनाने के लिए आते हैं, हाँ। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते करते हैं, हैं। रिजल्ट नहीं मिलता या तो वेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से बंद हो जाते हैं। हाँ, बंद हो जाते हैं ओके, पूरा। यानी आपको ब्रांड बनाना है तो आपके समय देना बिजनेस के अंदर समय देना पड़ेगा और मार्केट के अंदर जो गैप है उस गैप को आपको पूरा करना पड़ेगा, तो आप बहुत बड़ी ब्रांड बना सकते हो। आज बहुत सारे लोग हैं, आपके इतने सारे आउटलेट है, ठीक है, तो आपकी ब्रांड के ऊपर लोग भरोसा क्यों करते हैं? देखिए, एक तो पहली चीज़ है कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट ऐसी है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में पूरा उसका नाम खराब हो चुका है। जैसे कि कोई भी लोग घी के बारे में सुनेंगे तो सीधा उसके मन में आएगा कि एडल्ट्रेशन, मिलावट, ये सब चीज़ें, क्योंकि वो रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में न्यूज़पेपर में सभी जगह पे यही चीज़ के बारे में लिखा जाता है। और ये उसकी जो मतलब धारणा है वो सही है कि घी का आज मार्केट पूरा ख़राब हो चुका है, दूध का मार्केट पूरा ख़राब हो चुका है। उसके अंदर हम ये प्रोडक्ट लेके बैठे हैं जिसके हमारे सामने बहुत बड़ी ब्रांड्स भी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई अगर समझिए कि भाई हमारा घी किसी को टेस्ट करना है, सपोज आपको घी टेस्ट करना है, आप किसी अदर्स ब्रांड का घी ऑलरेडी खा रहे हैं, आपको घी लेना है तो आपको पहले घी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करेंगे, आपका एड्रेस लिखवाएंगे तो हम आपको उसका घी का सैंपल आपको provide भेज करते देंगे, हैं। ठीक है। Yes. आप पहले टेस्ट कर लीजिए, आपको घी परचेस करने की ज़रूरत नहीं, आप सैंपल टेस्ट कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप मंगवाओगे। सैंपल के लिए हमारे आउटलेट्स पे, हमारे स्टोर पर कोई घी अलग नहीं रहता। मतलब हर एक स्टोर पे हर आपका एक सैंपल मिलता हाँ, है। हर एक स्टोर पे सैंपल मिलता है। हर एक स्टोर के जो एरिया है वहाँ पे होम डिलीवरी भी मिलती है, स्टोर पर आने की भी ज़रूरत नहीं। आपको अच्छा लगेगा आप लोगे। दूसरी चीज़ है, आपको सैंपल अच्छा लगा, आपने घी ले लिया। हमारा घी जो रहता है वो फ्रेश रहता है। घी को शुद्ध होने के साथ साथ फ्रेश होने की भी ज़रूरत है। जैसे कि शुद्ध है तो उसमें प्रिजर्वेटिव एसेंस कुछ नहीं मिला, एडल्ट्रेशन की तो बात ही नहीं है, लेकिन प्रिजर्वेटिव एसेंस भी कुछ हम नहीं डालते, पूरा नेचुरल है। नेचुरल। तो नेचुरल है तो उस वजह से 1 डेढ़ 2 महीने के बाद में उसमें थोड़ा स्मेल चेंज होने का वो संभावना रहती रहते है। जैसे कि भाई अगर सनलाइट में आ गया, कोई माइनर सा भी मॉइस्चर उसमें लग गया तो उसमें स्मेल चेंज होने का वो अपने घर के घी में भी रहता है। ओके, ठीक है, तो हमारा जो आउटलेट पे घी आता है वो हर डेली आता है। अगर समझिए कि भाई कोई स्टोर है वो 50-60 किलो घी बेचता है तो डेली उसको हम 50-60 किलो ही डिलीवर करते हैं। यस, वो जो डिलीवर घी होता है वो 3 दिन से पुराना नहीं रहता। जैसे कि आज जो fresh ही घी, sell हाँ, करते हो। आज जो घी मैन्युफैक्चर हो तीसरे दिन स्टोर पे जाएगा और सेम डे बिक्री उसकी हो हो जाएगी, जाएगी। दूसरे दिन तो नहीं आने वाला। यस, इसलिए फ्रेश, शुद्ध के साथ साथ फ्रेश देते हैं। फिर भी अगर किसी को 1 डेढ़ 2 महीना हो गया, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ भी है, वो हमारे पास घी वापस लेके आया या फिर कंप्लेन करता है, तो पहले हम देखते भी नहीं है कि इस घी में क्या प्रॉब्लम है, उसको रिफंड कर देते हैं या फिर नया घी दे देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर को हमारे आउटलेट पे ऐसा भी लिखा होता है कि भाई अगर घी में कुछ भी आपको तकलीफ हुई, हम आप बिना कुछ संकोच किए हमारे पास आइए, हम पूरे राजी खुशी से आपका घी परत ले लेंगे, उसके लिए हम रेडी। यस, ये बात से उसमें लोगों में ट्रस्ट वो जनरेट बिल होता होता है। है। दूसरी चीज़ ये कि हर एक बैच का हम लैब टेस्ट करवाते हैं। जैसे कि आज 3 बैच रेडी हुई है तो तीनों बैच का अलग अलग से लैब टेस्ट होता टेस्ट है। होता है। वो लैब टेस्ट के पर्टिकुलर तीनों बैच के लैब टेस्ट के रिपोर्ट है वो स्टोर पर भी आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे हमने एक ऐसा बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ होता है कि भाई घी के शुद्धता का प्रमाण, ओके, उसमें लैब का रिपोर्ट होता है। वही जो उसमें जो रिपोर्ट के अंदर बैच नंबर रहेगा, जिस घी का भी टेस्ट हुआ है वही सेम घी है वो स्टोर पर बिकने को ले आया होगा। Yes. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 3 साल पहले का रिपोर्ट लगा के रख दिया, ठीक है, और फिर तो हम बेचे ही जा रहे, तो वो बात का कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीज़ के हिसाब से कि भाई कस्टमर को प्योर चाहिए, कस्टमर को फ्रेश चाहिए, कस्टमर को देसी घी चाहिए, वो सब हम फुलफिल करते हैं, तो लोग विश्वास करते हैं। ओके, मैंने आपकी ऑनलाइन ऐड भी देखी है, आपके सोशल मीडिया के ऊपर, आपके हर एक स्टोर के ऊपर भी मैंने विजिट किया था, तब देखा था। मतलब आप किसी भी को, आप कोई भी पर्सन है जो आपके घी के अंदर कोई भेल सेल पकड़ के आपको बताते हैं तो आप उसको कुछ 50 से ज़्यादा इनाम देते हो, मतलब तो उसकी वजह से भी लोगों का भरोसा बढ़ता है। आपका क्या मानना है इसके बारे में?
देखिए ये चीज़ हमारे ध्यान में तब आई थी जब हमने चालू किया था। तो हम देखते थे कि भाई जो मिलावट करता है उसके पैकिंग में ऐसा तो नहीं लिखा होता कि भाई हमें 50% मिक्स करके बेचते, सभी लिखते शुद्ध ही है। यस। ठीक है, कोई ऐसा नहीं लिखता कि भाई मैं इसमें 20% मिला रहा हूँ कि ये 50% शुद्ध है, सभी लिखते तो शुद्ध है। शुद्ध ही तो मैं ऐसा क्या करूँ कि भाई लोग मेरे पास थोड़ा जल्दी से आए, मुझ पे Yes. ट्रस्ट करे। लोगों ठीक का है, ध्यान ऐसा आपकी हाँ ब्रांड के ऊपर कैसे जाए। हाँ, तो Yes. मेरे को कुछ चैलेंज लेना था। यस। ठीक है ना, कि भाई अगर तभी ये यही चीज़ स्ट्राइक में आई थी। और ये ऐसा कुछ डिजिट का कुछ है नहीं कि भाई 51,000 रुपया, और कोई बोले लाख दे दे तो लाख दे देंगे, लेकिन ऐसे 8-9 साल में ऐसा कोई हमारे पास क्लेम नहीं है कि भाई। लेकिन ये चीज़ है कि भाई लोगों को थोड़ा ट्रस्ट आए ये चीज़ देखने में, सुनने में। तो वो एक बार तो हम पे भरोसा करे, एक बार ले हमारे पास आएंगे, थोड़ा बहुत भी कुछ भी की टेस्ट करेंगे तो फिर आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए ये चीज़ हमने लिखी हुई है कि भाई लोग थोड़ा हमको चैलेंजिंग भी समझे, और ऐसा भी सोचे कि भाई नहीं ये अगर शुद्ध है तभी ऐसा चैलेंज ले सकता है, बाकी कोई नहीं ले सकता। जब भी हमने सेंटेंस लिखा था तब मार्केट में कोई भी ऐसे चैलेंज घी के अंदर कुछ 1 रुपये की भी चैलेंज कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। यस। तभी हम ये चीज़ जो पूरा पब्लिश करते थे। ओके। आज आपके घी के मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है, छोटे लेवल पे भी है, बड़े लेवल पे भी है। तो मार्केट में आपके सामने कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले के समय में आपने भी जब 2017 के अंदर चालू किया था तब मेरे हिसाब से बहुत कम हो गए, लेकिन अभी करंट समय के अंदर ज़्यादातर लोग अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तो लोग अभी अच्छा शुद्ध खाना खाना चाहते हैं, अच्छा घी खाना चाहते हैं, तो उसकी मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों ने इस प्रकार का बिजनेस भी चालू किया है। तो इस सभी कंपनी के सामने आप कैसे कंप्लीट कर पाते हो? आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके सामने अभी भी आपकी जो ब्रांड पोजीशनिंग है उसको आप मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप कैसे बना सकते हो? देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो है कि हम पूरा फोकस घी पर करते हैं, कि हमारे माइंड में जो है वो घी है, दूसरी चीज़ के बारे में हम सोचते भी नहीं है। घी के साइड में हमको बाई प्रोडक्ट में बटर मिल्क निकलता है, तो वो भी हम थोड़े कम रेट में सेल कर देते हैं। ठीक है, कि भाई हमारा जो पूरा फोकस है वो पहली चीज़ है कि घी है। दूसरी चीज़ है कि जो देने का वादा हम करते हैं वो 100% निभाते हैं, उसमें कुछ इधर उधर कुछ भी चीज़ छूट ना जाए उसका पूरा हम ध्यान रखते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो 2014-15 में जो सोच के बिज़नेस चालू किया था कि भाई गांव का देसी घी जो है, जिसकी डिमांड है, सालों से डिमांड है और सिटी में अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ आज तक हम कंप्लीट वही चीज़ पर अड़े हुए हैं कि भाई कि आप हमारी बोतल खोलोगे, आप देखेंगे कि तो पूरा आपको वही लगेगा कि आपके गांव से जो आया था जो क्वालिटी। अभी चीज़ ये हो चुकी है कि भाई जब भी सूरत के अंदर जब मतलब वेकेशन का माहौल दीपावली पे होता है, समर में होता है, तो सूरत से लोग गांव में घी लेके जाके कि भाई वहाँ पे घी गांव में भी अच्छा ही मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके सीधा ढूंढना, मिले ना मिले, लोग आपकी ब्रांड के हाँ, भरोसा ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं कि भाई यहाँ सूरत से गाँव में घी हमारा जाता है। तो वहाँ गांव की प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपने सिटी से गांव पे ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, और ये सारी चीज़ें हैं कि जो हम 2015-16 से कर रहे हैं और उसी में जुड़े हुए अड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से हम किसी भी ब्रांड के साथ सामने हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और कोई दिक्कत मतलब कोई ब्रांड आके ऐसा नहीं हुआ है कि भाई कोई ब्रांड आके हमारी इमेज डाउन कर दियो, हमारा सेल डाउन कर दियो, ऐसा कभी भी कुछ हुआ नहीं है। और ऐसे चल रहा है। ओके। आपकी यूएसपी क्या है इस बिजनेस के अंदर? जैसा हम अभी डिस्कस हुआ है कि जो देसी दानेदार घी है जो सिटी में इजीली अवेलेबल नहीं है, वही हमारी यूएसपी है। यूएसपी के अंदर ये 3 चीज़ है, देसी दानेदार घी, प्योर घी और फ्रेश घी। बस यही चीज़ के ऊपर हम कर रहे हैं और वही यूएसपी हमारी। आपके बहुत सारे कस्टमर है जो रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं। कोई कस्टमर 3 साल से 4 साल से आपकी प्रोडक्ट कंटिन्यू आपकी यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हो गए जो आपकी ब्रांड के ऊपर भरोसा करते हैं। तो आप सभी ऐसे बहुत सारे कस्टमर का भरोसा अभी तक आप कैसे बरकरार रख पाते हो? देखिए ये चीज़ के लिए अगर हमारा रेगुलर कस्टमर भी है, सभी पहले तो कोई भी नया कस्टमर आएगा तो उसका हम पूरा डेटा लेंगे कि भाई वो कहाँ से आया है, कोई रेफरेंस से आया है, कोई मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट हमारी देख कर आया है, मतलब आपके पास कैसे पहुंचा उसके बारे में पहले जान लेते हैं। वो रिपीट है, नया है, सारी डिटेल ले लेते हैं। अगर नया है या रिपीट है, कोई भी है कस्टमर, 3 या 4 दिन के बाद में हम उसको फीडबैक के लिए कॉल करते हैं कि भाई आपने घी परचेस हमारे से किया है। अगर वो चाहे 10वीं बार ले रहा हो, 20वीं बार ले रहा हो, 5 साल से जुड़ा हो, उसको कॉल जाता है कि भाई आपने घी हमारा परचेस किया है तो आपको कैसा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो उसको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये सिर्फ बेचने के लिए नहीं बैठे,
Yes. बेचने के बाद भी ये लोग पूरा ख्याल रखते, पूरा ध्यान रखते, अगर कोई भी तकलीफ हो तो हम उसका तुरंत ही सॉल्यूशन करके देखें। यस ठीक है ना, ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मानसून का समय हो गया, यस तो मानसून के समय में हमारा वातावरण है वो ज़्यादा मॉइस्चर वाला रहता है, तो मॉइस्चर वाले वातावरण में घी बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे सभी आउटलेट पे हम बोर्ड लगाते हैं कि आप 15 दिन घी चले आपके घर में, उतना ही आप घी परचेस करो। यानी आप अवेयरनेस कस्टमर को देते हो। हाँ, वो देते हैं कि भाई कैसे घी बिगड़ता है, क्या है। और दूसरी चीज़ है कि ज़्यादा बेचने की ट्राई हम नहीं करते। हमारे आउटलेट पे अगर आप आओगे, आप ऐसा बोलोगे 5 किलो घी चाहिए, तो हमारा स्टाफ आपको पूछेगा कि भाई सर ये 5 किलो घी आपको कितने टाइम चलेगा। आप बोलोगे 4 महीना चलेगा, तो हमारे वो स्टाफ है वही आपको बोलेंगे कि भाई 4 महीना चलेगा 5 किलो घी, सर आप 1 1.5 या मैक्सिमम 2 किलो घी लेके जाओ। यस ठीक है, लंबे समय तक स्टॉक हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई 4 5 किलो लेना है उसको 10 चिपका दिया, थोड़ा प्राइस कम कर, ऐसा नहीं है। हमारे स्टाफ को भी इसी तरह के ट्रेन किया है कि भाई कस्टमर को घी ले जाने के बाद में कोई दिक्कत ना हो, 1 1.5 महीने चले उतना ही घी उसको दो। और मानसून में तो हम बोर्ड लगा के रखते हैं कि 15 दिन चले उतना ही घी लेके जाओ। 15 दिन में अगर आपको 500 ग्राम ही लगता है तो आप 1 किलो भी मत परचेस करो। Yes. वो इसीलिए कि भाई जैसे फ्रेश घी है, ताज़ा तुरंत बने हुआ घी है, वही फील आपको घी खत्म होने तक आए। यस ठीक है ना, वो सामने से ही हम ऐसा बोलते हैं, ये सारी चीज़ के हिसाब से यस फिर ये होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी ब्रांड होती है ज़्यादा सेल्स के चक्कर में वो क्या करते हैं, ज़्यादा स्टॉक बेचने की वजह से कस्टमर जितना मांगते हैं उतना दे देते हैं, और इसकी वजह से वो कस्टमर वापस उसके पास शायद नहीं आते क्योंकि खराब हो जाती है। प्रोडक्ट अच्छी होती है लेकिन स्टॉक कितने समय तक। लेकिन पूरा आप अपने कस्टमर को अवेयरनेस देते हो, प्लस आपकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हो, तो कस्टमर को एक अच्छा फील होता होगा भाई आप सही गाइड कर रहे हो, उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है जो बहुत सारी कंपनियां होती है वो नहीं कर पाती है उसकी वजह से। और आपने अभी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। फ्रेंचाइजी मॉड्यूल हमारा काफ़ी सालों से है, मतलब 2017-18 से हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है। अभी हमारे 11 आउटलेट है। पहला जो आउटलेट हमने खोला था वही हमने सिंगल आउटलेट 4 साढ़े 4 साल चलाया था कि भाई पूरा एक्सपीरियंस है वो कंपनी को पहले हो जाए। अभी जैसे आज आप देख रहे हैं कि भाई कोई कंपनी आई, वो 1 साल में 2 साल में 100 बहुत आउटलेट, speed में 150 outlet आउटलेट, खोलती 200 है। आउटलेट कर दिया। अरे उसको भी जो आउटलेट देने वाला है, जो कंपनी, उसको ही इतना मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपको क्या कमाई करके देने वाला है। यस ठीक है ना, हमने पहला एक ही आउटलेट 4 साढ़े 4 साल चलाए। पिछले 3 साल में फिर हमने 10 आउटलेट किए। ठीक है, अभी जो हमारा पहला आउटलेट जब से हमने चालू किया था तभी से हमारा माइंड में ये था कि भाई हम उतनी स्पीड से, उतनी गति से हम चलेंगे कि हमारा कोई भी आउटलेट कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। यानी आप जिसको फ्रेंचाइजी देते हो वो भी कमाना चाहिए। 100% बिल्कुल कमाना चाहिए, पहले महीने से ही कमाना चाहिए। अगर सेल कम होती है फिर भी कमाना चाहिए, इसलिए हमारा हमने मॉड्यूल ऐसे सेट किया हुआ है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई किसी की आप सुने होंगे कि भाई कोई कंपनी की फ्रेंचाइजी लेता है तो ब्रेक इवन, मतलब नहीं नफ़ा नहीं नुकसान पे आदमी कब पहुँचता है, तो 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में। कोई फ्रेंचाइजी में तो कभी पहुँचता ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, फ्रेंचाइजी बंद करने की नौबत आती है। तो फ्रेंचाइजी बंद करने की जब नौबत आती है तब कंपनी को जितना लॉस नहीं है उससे कहीं ज़्यादा लॉस फ्रेंचाइजी लेने वाले को रहता है। क्योंकि वो लोग मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, कहीं कोई भी क्लास से आते हैं, लेकिन उसका पूरा नुकसान हो जाता है, पैसे का, उसका टाइम का नुकसान हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि मेंटली उसको नुकसान कि भाई समाज में, व्यवहार में, बिजनेस नहीं चला है, उसको ताना मारेंगे। ठीक है, तो बहुत लॉसेस उसको रहते हैं। तो एज अ फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजी देने वाला के व्यक्ति के तौर में मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े वो अच्छे से कमाए, वो अच्छे से सर्वाइव कर सके पहले ही महीने से। इसलिए हम पहले ही महीने से गारंटेड उसको रेंट बेंट निकाल के 25,000 रुपये गारंटेड इनकम हम देते हैं पहले महीने से। अगर कोई हमारे साथ जुड़ता है, फ्रेंचाइजी करता है, और वो भी फ्रेंचाइजी टोटल कॉस्ट हमारी पूरी फ्रेंचाइजी डेवलप करने में सब कुछ आ जाता है 6.5 लाख में। 6.5 लाख में हम कंप्लीट पूरा सेटअप करके देते हैं। उसमें पहले ही महीने से रेंट निकालने के बाद में 25,000 रुपये पर मंथ उसको हम गारंटेड इनकम देते हैं। मतलब उसको श्योरिटी देते हो, श्योरिटी मिलेगी, ताकि भाई वो पहले महीने से बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको ऐसा ना लगे मेरे को 1 साल तक या 6 महीने तक उसको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। 6.5 लाख के रुपए के बिजनेस में पहले महीने से 25,000 की इनकम रेंट निकाल के बाद में मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है, वो हम इसीलिए करते हैं कि भाई लोग हमारे साथ जो जुड़े उसको शुरुआत के 2 3 4 महीने में, जब स्वाभाविक है बिजनेस चालू जब करते हैं, नए एरिया में करते हैं, तो 3 4 6 महीने थोड़ा सेल आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम में भी फ्रेंचाइजी लेने वाला है उसको कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है, उस हिसाब से पूरी सिस्टम रखी हुई है। दूसरी चीज़ है कि अगर एक 6-8 महीने में 1 साल में अगर स्टोर से पूरा मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उसके बाद में उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे बूस्ट करना है, उसका व्यापार कैसे आए, उसके लिए भी पूरा प्लानिंग रहता है, पूरी एडवर्टाइजमेंट का प्लान रहता है। 6.5 लाख रुपए में हम पूरा स्टॉल सेटअप करके देते हैं, उसके साथ में 5 लाख रुपए की हम एडवर्टाइजमेंट पर स्टोर को देते हैं। वो कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि भाई बोलने वाली बात है। 2 साल के अंदर पर्टिकुलर स्टोर में हम 5 लाख की एडवर्टाइजमेंट करके देते हैं। वो फ्रेंचाइजी डीड में लिखा हुआ रहता है। लिखा हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई बोल दिया फिर करने का नहीं करने का, ऐसा नहीं। पूरा 5 लाख का 100% हम एडवर्टाइजमेंट उसको करके देते हैं, ठीक है, ताकि सेल आए। और यही सारी चीज़ के हिसाब से अभी हमारा एक भी स्टोर बंद नहीं है, बंद नहीं, लेकिन बंद होने की कगार पर भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो बंद हो सके। प्रॉफिटेबल सब अच्छे से कमा रहे हैं और रेफरेंस से ही सब चल रहा है। ओके, मतलब जो फ्रेंचाइजी वालों ने एक आउटलेट ओपन किया है उससे रेफरेंस मिलता है या आपके कस्टमर से रेफरेंस मिलता है? मेरी वर्ड ऑफ माउथ अभी आपका मार्केटिंग हो रहा है। हमारा सक्सेस में हम उसी को मानते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े वो अच्छे से कमाए, ठीक है, वही हमारा सक्सेस है। ओके, मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आपने जैसे फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हो, आपके फील्ड में भी बहुत सारी ऐसी शायद कंपनियां होगी जो फ्रेंचाइजी देते हैं लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चला पाते। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, भाई 100 फ्रेंचाइजी खोल दी, 150 खोल दी, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? जितनी तेज़ी से वो ग्रो करते हैं उतना तेज़ी से अचानक बंद हो जाता है। देखिए, फ्रेंचाइजी ये जो चीज़ है ना, उसमें फ्रेंचाइजी लेने वाले को एक बार देखने की ज़रूरत है कि भाई जैसे हम कोई भी चीज़ है, बड़ी से बड़ी कंपनी आज देख लीजिए कि वो इतनी जल्दी से कोई चीज़ हैंडल नहीं कर पाती है। तो ये अभी नए नए जब चालू फ्रेंचाइजी देने का नई नई कंपनी चालू करते हैं तो 50-100 स्टॉल कैसे हैंडल कर पाएंगे? वो पहली चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है फ्रेंचाइजी लेने वाले हो कि भाई ये जो देने वाला है वो पहले पूरा नॉलेजेबल है, वो पूरा हैंडल करने के लिए रेडी है, उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। 1-1.5 साल में 2 साल में कोई एक्सपीरियंस बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो है वो भी नहीं ले पाता है। आप कोई भी बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, वो ऐसा नहीं है कि तुरंत आके तुरंत पिकअप पकड़ गए, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि भाई लेने वाले को देखना चाहिए कि भाई ये हम जो ले रहे हैं उसको कितनी पुरानी है, कितना एक्सपीरियंस पूरा एक्सपीरियंस है कि नहीं है, फिर दिक्कत ना हो, फिर पैसे डूबते हैं। देने वाले को तो कुछ नहीं है। देखिए, फ्रेंचाइजी फील है कि वो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हाँ प्रॉफिट मिल गया उसको, फ्रेंचाइजी फी से मिल गया, रॉ मटेरियल से मिल गए, रॉयल्टी से मिल रहा है, उसको तो मिल ही रहा है, ठीक है। लेकिन फिर क्या है कि लंबे समय तक नहीं चलेगी तो नुकसान लेने वाले को, देने वाले को कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ी देख के ध्यान में रखनी चाहिए। किसी को भी फ्रेंचाइजी लेनी है उसके बाद ही लेनी चाहिए। ओके, अभी आपका जो बिजनेस रिटेल का है, तो रिटेल मार्केट के अंदर सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग क्या हो सकता है? आपने अलग अलग जगह पे मार्केटिंग किया है, ऑफलाइन भी किया, ऑनलाइन, आपका वर्ड ऑफ माउथ भी चल रहा है, लेकिन आपके हिसाब से ऐसा कौन सा रिटेल बिजनेस वालों के लिए कि जो इस प्रकार का मार्केटिंग वो भी अपने बिजनेस के अंदर करते हैं तो उसका बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट उसको मिल सकता है? मैं पर्सनली ऐसा हम ऑफलाइन ऑनलाइन डिजिटल सब तरह के चीज़ें करते हैं मार्केटिंग में, लेकिन मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा लोगों तक आप अभी डिजिटल वैसे पहुंच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो आपका कस्टमर है उससे आप टेस्टिमोनियल लें कि भाई वो आपका रेफरेंस, आपका रिव्यू अच्छा देंगे, ऐसा वीडियो आप बनाओ, ऐसी पोस्ट डालो, ऐसा लोगों को दिखाओ कि भाई देखिए ये लोग हमारा परचेस प्रोडक्ट है, हमारी सर्विसेज है या फिर हमसे माल ले रहे हैं और वो सेटिस्फाइड है। वो चीज़ अगर आप डिजिटली दिखाओगे तो कम पैसे में डिजिटली ज़्यादा लोगों तक भी आप पहुँच पाओगे और ज़्यादा इफेक्टिव वैसे भी पहुँच पाओगे। यस यस, मैंने आपका सोशल मीडिया का अकाउंट भी देखा हुआ है, मतलब आप रेगुलर आपके बिजनेस के बारे में वहाँ पे कंटेंट वगैरह डालते रहते हो, लेकिन बहुत सारे से छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं, जैसे कि सलून वाला हो गया, कोई किराना का स्टोर हो गया, वो लोग अभी इतना अवेयर नहीं, उसको लगता है भाई सोशल मीडिया से कुछ बिजनेस नहीं मिल सकता, ऐसा इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करने से क्या होगा। लेकिन आपका अकाउंट मैंने देखा, आप रेगुलर करते हो, तो उनसे क्या बेनिफिट मिल सकता है कस्टमर को, यानी कि वहाँ से ज़्यादा कस्टमर मिलने का आपको चांसेस रहता है, क्या होता है? देखिए, स्टोर बेस्ड जो बिज़नेस है, कोई भी अगर अलग अलग कोई भी सभी चीज़ आपने जैसे बताया कि भाई रिटेल शॉप वाले अलग अलग बिजनेसमैन है, मेरा पहले से ना एक बिज़नेस चलाने के लिए कि भाई बिज़नेस कैसे चल सकता है उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये था कि भाई पहले आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए कि भाई कस्टमर आपके पास क्यों आएंगे। ठीक है, आज आप 10 लोगों को मिल के पूछोगे कि भाई अगर तू मोबाइल की दुकान चला रहा है तो तेरे पास कस्टमर मोबाइल लेने के लिए क्यों आएगा? तो मार्केट में तो काफ़ी सारी दुकान है, बड़ी ब्रांड्स है, ऑफर्स भी बड़ी देते हैं, उसका मतलब आउटलेट भी अच्छा है,
ठीक है, काफ़ी सालों पुराना आउटलेट्स है, फिर आपके पास ही क्यों है? आपके पास क्यों आएगा? वो क्वेश्चन का आंसर सही में उसके पास नहीं रहता है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं हर एक बिजनेसमैन को ये बोलना चाहूँगा कि पहले आप ऐसा हो तो एक बार ऐसा लिखो, 10 पॉइंट लिखो, 5 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो, 1 पॉइंट लिखो कि भाई कस्टमर मेरे पास क्यों आएंगे। ठीक है, कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हो आप, मैं इलेक्ट्रिकल्स का बिजनेस कर रहा हूँ, तो आप एक बार लिखो कि भाई इलेक्ट्रिक चीज़ लेने के लिए कस्टमर मेरे पास क्यों आएगा, मैं ऐसा क्या उसको दूँ, सर्विस दूँ, ज़्यादा वेराइटी दूँ, ज़्यादा सिलेक्शन दूँ, रीजनेबल रेट दूँ, क्या दूँ, मैं क्या करूँ ऐसा कि भाई लोग मेरे पास आएंगे। मैं अभी घी का बिजनेस कर रहा हूँ तो हमारे माइंड में ये रहता है कि भाई घी लेने के लिए मेरे पास कस्टमर क्यों आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट में क्या प्रॉब्लम, ये सही में मैं बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है उसका ऑनेस्टली आंसर लिखने में शायद 15 दिन भी लग सकते हैं और 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा आपके मार्केट में कि भाई आपके चैलेंजेस, कॉम्पिटिटर कौन है, वो उसका प्लस पॉइंट क्या है, ठीक है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, तो उससे ऊपर उठ के आप क्या कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी तो करिए कि एक ऐसा कस्टमर को लेने के लिए मोटिव मिले कि भाई मैं इसके पास से जाके लूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मार्केटिंग सब सही है, ठीक है, लेकिन पहले मेरे को तो ऐसा होना चाहिए, मेरे को तो ऐसा पता होना चाहिए ना कि भाई कस्टमर मेरे पास क्यों आएगा। यस, ठीक है ना, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपके बिजनेस के अंदर ऐसा कोई समय आया जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किली का सामना करना पड़ा हो? ये क्या आपने बोला था कि आपके शुरुआत में जो पार्टनर थे वो कोई रीज़न की वजह से मतलब उसको छोड़ना पड़ा था, तो उसके बाद आपको ऐसी कोई डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा है? हाँ, वो एक जो वक्त था 2017 का, जो कि जब हमारे पार्टनरशिप हम थोड़े डिवाइड हुए थे, फिर हमने 2 लोग ने ये बिज़नेस कंटिन्यू किया और हमारा जो प्लांट है वो उसका सेटअप पूरा ट्रांसफ़र किया यहाँ पे। तो वो वक्त ऐसा था कि भी शुरुआत था बिज़नेस की, अभी 1.5 साल ही हुआ था, तो ऐसा इतना ज़्यादा प्रॉफिट रहता नहीं है, वो सारे काम हम अपने हाथ से ही करते थे। तभी एक थोड़ा बड़ा झटका आ गया कि भाई 2 पार्टनर्स निकले थे तो पूरा प्लांट हमको वो परचेस करना था, उसको यहाँ पे शिफ्ट करना था, तभी बहुत दिक्कत वाला टाइम थोड़ा आ गया था कि भाई फाइनेंशियल पूरा सब सिस्टम बिगड़ गई थी। और घी के लिए रेगुलर कंटिन्यूस मार्केटिंग हमको चालू रखना था। तभी उसी साल मतलब 2018 में ही शुरुआत में ही हमारे दोनों पार्टनर्स की शादी थी। तो सब मतलब एक साथ में सब आ गया था कि मेन चीज़ जो थी वो फाइनेंशियल था। ठीक है, और नया सिटी में प्लांट सेटअप करना था, वो थी। उसके साथ में ब्रांड को मतलब प्रमोट करना था। तो उस वक्त में भी हमारा डेडिकेशन ये रहा था कि हम अपना गुजारा है महीने का 5,000 रुपये में पूरा करते थे। ठीक है, बिज़नेस के ऊपर जो लोन्स थे, जो फ्रेंड्स फैमिली से पैसे लिए हुए थे ब्याज पर, उसको ब्याज देना था, तो हम हमारा 5,000 में कंप्लीट करते थे। वो टाइम पे महीने की 20-25 हज़ार रुपये हम ये बिज़नेस को प्रमोट करने में डालते थे। मतलब खर्चा खुद के ऊपर कम करते थे, लेकिन बिजनेस में पूरा डेडिकेशन हमारा ये रहता था कि भाई हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें तो आज नहीं तो कल इस ये सिचुएशन से हम ऊपर उठेंगे। और ऐसा 2-3 साल का समय, मतलब 2 साल तो मिनिमम हमको लगे कि हम बिल्कुल मिनिमम खर्चे पे हमने सर्वाइव किया। हमारे शादी का जो महीना था, जो महीने पे हमारे मैरिज थे, वो मैरिज में पूरे महीने का टोटल जो हमारा मेरा जो धंधे से ऊपर हम जो बोलते हैं वो 10,000 रुपये का था। मेरे पार्टनर्स का तो मेरी शादी मेरे मैरिज से 3 महीने बाद में उसके मैरिज हुए, दोनों के साथ में। हाँ, दोनों के 3 महीने के। तो उसने भी महीने में टोटल वो महीने में अपना पूरा खर्चा और शादी के लिए जो थे वो 10,000 रुपये में टोटल पूरा किया था। और ये चीज़ तो ठीक है कि भाई कम पैसे थे तो कम लिए, लेकिन तभी डेडिकेशन हमारा वो था कि हम महीने 25-30 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये इसको प्रमोट करने में डालते थे, एडवर्टाइज में, मार्केटिंग में हम डालते थे। जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं, मार्केटिंग को इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं देते। हाँ, मार्केटिंग को खर्चा समझते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि नया नया ब्रांड है। ठीक है, तो ऐसे जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपने बोला कि नहीं खर्चा करते, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, जितना बड़ा विज़न होगा कि भाई मेरे को ये लेवल तक जाना है, उतना बड़ा डेडिकेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको जो भी अपना पर्सनल कट आउट करना पड़े, अपना पर्सनल मतलब लाइफस्टाइल। शुरुआत में बिजनेस में शुरू करने में एक चीज़ है, लाइफस्टाइल नाम का कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, हमको पूरी मेरे को मैं भूल गया था कि मैं इंजीनियर हूँ। मैं 30,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी से कोई कंपनी में जो 2014 में लगा था, कैंपस से मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, कैंपस में जो कंपनी है तो उसमें से पहला सिलेक्शन मेरा हुआ था। वो सारी चीज़ें भूल कर पूरा कोई एक भी आदमी हमने प्लांट में नहीं रखा था,
हम जो 4 लोग जुड़े थे वो चारों लोग खुद से ही सब काम करते थे। यस, ठीक है, अगर माल की खुद ही डिलीवरी करते थे, खुद ही yes, करते थे पूरा काम, जो प्रोसेसिंग का काम है, yes, बर्तन की साफ सफाई के से लेके डिलीवरी तक सारा काम हम खुद करते थे। यस, तो ये सारी चीज़ करने की अगर तैयारी है और साथ में धीरज आप रखोगे, पूरी प्रामाणिकता से आप मेहनत करोगे, पूरी मेहनत करोगे, पूरा डेडिकेशन लगाओगे, उसके साथ में भी धीरज रखोगे, तो 100% सक्सेस है, उसमें कुछ दो राय नहीं है। ओके। तो आपका आपके बिजनेस के लेके आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्योंकि आप अभी कंटिन्यू मार्केटिंग कर रहे हो, धीरे धीरे करके आपका जो आउटलेट है उसको आप बढ़ा पा रहे हो, मतलब आपको बड़े लेवल तक आप कहाँ तक अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो? देखिए, हम हर 5 साल का विज़न बनाते हैं कि भाई अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं। तो पिछले साल जो हमने तय किया है पूरी टीम ने मिलकर, वो ये तय किया कि 2028 तक हमारे 50 आउटलेट हो गए। 5 साल में टोटल 40 नए आउटलेट्स खोलेंगे और हम हर महीने 50 टन घी हमको सेल करना है। हर महीने हर 50 महीने टन? 50,000 किलो की हम सेल करना चाहते हैं। ये हमारा गोल है, ये विज़न है। और मार्केट में जो अभी मुख्य चीज़ है कि जो ट्रस्ट जो बिल्डअप हमने किया है वो हम बरकरार रख पाए, उसकी पूरी कोशिश हम करने वाले हैं। ओके, बस यही विज़न से चल रहा है। ओके। अगर आपका टारगेट, आपने जैसे बोला कि हर महीने का आपका 50 टन घी सेल करने का टारगेट है, अगर कोई महीना ऐसा आया या ऐसी कोई सीज़न आ गई जहाँ पे आपका टारगेट आपने अचीव नहीं कर पाए, तो ऐसे समय पे आप कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हो जिससे वापस आपका जो एवरेज है उसको आप मेंटेन कर पाओ? नहीं, महीने में क्या है कि भाई अगर हमारा ये समर का सीज़न है, जैसे वेकेशन का सीज़न है, समर का सीज़न है, उसमें कोई भी त्यौहार कुछ भी नहीं रहता है, तो उसमें थोड़ा डाउन जाता है, 20-30% जितना डाउन जाता है। तो वो क्या है कि वो रूटीन चीज़ है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ये विज़न ज़रूर रहता है कि भाई हमारे जो भी आउटलेट्स है उसका ग्रोथ रेगुलर रहना चाहिए। यस, वो हमारे हर एक आउटलेट हो अंदाजन 20% के ग्रोथ रेट के हिसाब से, अभी भी जो पहला आउटलेट थे जिसको 7 साल हो गए वो भी अभी ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहे तो हैं। वो एक चीज़ हम पूरी मतलब ध्यान में रख के चलते हैं कि भाई कोई आउटलेट है वो ऐसा ही ना हो कि भाई पिछले साल के जितना ही सेल किया कम किया, ऐसा नहीं होता है, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और एक भगवान की कृपा से ये एक चीज़ हमारे साथ ये हो रही है कि भाई जब भी हमने कुछ भी टारगेट नक्की किया है वो समय से पहले अचीव कर पाए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि समय हो गया और टारगेट हमने अचीव नहीं किया। ये चीज़ ऑलरेडी उस पर चल रहे हैं हम। यस। आपने अभी 10-11 आउटलेट ओपन कर लिए, ठीक है? अभी आपने 2028 का आपका बताया कि 2028 तक आपको 50 आउटलेट खोलना है। तो अभी आपके पास एक्सपीरियंस भी है। आपने पहला स्टोर जब खोला तब आपने बोला कि इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए हम स्लो लेवल पे बढ़ रहे थे। अभी आपके पास एक्सपीरियंस भी है, 10 आउटलेट ओपन कर लिया, प्रॉफिटेबल भी है, तो अभी इतना स्लो मूविंग करने का आपको मतलब ऐसा क्यों हुआ? आपका स्पीड में फास्ट मूविंग करे, बहुत ज़्यादा आउटलेट ओपन करे, आपके पास प्रॉपर प्लान है, अभी आपकी कंपनी शायद प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तो आप अभी उसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर सकते हो, तो आप अभी स्लो मूविंग के बारे में क्यों सोच रहे हो? देखिए, स्पीड का जो है वो हम ये मानते हैं कि भाई जैसे कंपनी आपकी अपनी खुद की जो लायकात है, अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है, वो जैसे जैसे बढ़ाती है, जैसे जैसे बढ़ा पाएगी, वो ही स्पीड से हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, 2028 तक 50 ना कर पाए, 30 हो कोई दिक्कत नहीं है, 70 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये कुछ। मेन चीज़ जो है वो है कि हमारे को आउटलेट बंद नहीं होने चाहिए, हमारे प्रॉफिटेबल साथ होना जो चाहिए। जुड़े, हाँ वो बिल्कुल मतलब पैसा बनाए। ऐसा नहीं है कि भाई वो सर्वाइव ना कर सके या फिर सिर्फ सर्वाइव कर सके। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान में रख के चलते, इसलिए थोड़ा स्लो चलते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि आगे आगे बढ़ाया जाए और पीछे पीछे आज ये ट्रेंड है यस, कि आगे आगे सब ये बताते हैं कि इस साल 50 चालू किए, लेकिन ये नहीं बताता कि इस साल 60 बंद किए या फिर 40 बंद किए। जो बंद किए उसका क्या? यस, तो ये चीज़ पूरी ध्यान में रख के चलते हैं। और पहले से एक विज़न है कि हमारे साथ जुड़ने वाले को हम जो कमिट करते हैं ना, उससे ज़्यादा सपोर्ट करने की हमारी पूरी तैयारी है। तैयारी है। कि अगर वो उसको कुछ भी सेल करने में दिक्कत आती है तो कमिट किया, उससे ज़्यादा हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसको बंद नहीं होने देंगे और उसको पूरी मतलब वो अच्छे से कमा सके ऐसा कुछ व्यवस्था करके देंगे। ओके। इसलिए थोड़ा मीडियम स्पीड से चल रहा है। सबसे आखिरी सवाल, कोई भी बिजनेसमैन है उसको अपना बिजनेस को एक ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए आपके लिए ऐसा कौन सा 3 लेसन है कि 3 चीज़ों की वजह से कोई भी बिजनेस हो वो अपने बिजनेस को ब्रांड बना सकते हैं? देखिए, ब्रांड बनाना या फिर बिज़नेस चलाना या फिर बिज़नेस को सक्सेस करना, ये सभी के लिए, और ये बरसों पुरानी बात है। मैं जो मानता हूँ कि पूरी प्रामाणिकता से आप लगे रहिए। ठीक है, पूरी प्रामाणिकता से आप मेहनत में लग जाइए, उसके बिना तो कुछ हो सकता नहीं।
पूरी मेहनत करने के बाद में दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो धीरज है, कि आपको धीरज रखनी पड़ेगी। आपको जितना बड़ा विज़न है, जितना बड़ा टारगेट है, जितना बड़ा बिजनेस बनाना है, उतना टाइम लगने ही वाला है, वो फिक्स चीज़ है। और तीसरी चीज़ है कि उसके ऊपर आपका डेडिकेशन, कि कुछ भी हो जाए, कंफर्ट जोन आप बोल लो कि प्रायोरिटीज़ बोल लो, डेडिकेशन जितना ज़्यादा बिजनेस में रहेगा तो बिजनेस सक्सेस 100% होगा। ये तीन चीज ये होगी तीन तो चीज़ होगी कोई तो भी बिजनेस होगा जरूर ब्रांड बन सकता है। 100% होगा, 100% होगा। तो कृणाल जी, आज आपने इस पॉडकास्ट के अंदर आपका कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आपका पूरे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ Thank और आशा करता हूँ कि आगे भी आपके साथ एक पॉडकास्ट और जरूर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू।